हेलो दोस्तों, LSL ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने जो सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जूरिस्प्रूडेंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। दोस्तों, ये जो MCQ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और इनके आगे भी आने की उम्मीद बनी रही है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज बूस्ट योर मार्क्स LSL है आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट स्टार्टेड इन द कंट्री। जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है ये सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सबसे पहले रोम से स्टार्ट हुआ। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स। दोस्तों, हमसे पूछा गया कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो दोस्तों, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होगा नॉलेज ऑफ लॉ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है द मोस्ट प्रोमिनेंट फिलॉसफी ऑफ लॉ इन 18th सेंचुरी वॉज। 18th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिलॉसफी थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ है इसके जो फाउंडर हैं वो है ऑस्टिन, और इसको दोस्तों इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑस्टिन जो है इनको फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन एन एक्सरसाइज इन लॉजिक नॉट लाइफ। तो दोस्तों, जो लाइन है ये किसने कही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, आर्नोल्ड लास्की। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अब हमसे पूछ रहे थे फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ इज़, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ का फाउंडर कौन है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, सेवेग्नी। सेवेग्नी को फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द आर्टिकल द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये किसने लिखा है? दोस्तों, ये एक ऑस्टिन की बुक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ऑस्टिन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है ग्राउंड नॉर्म इज़ द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ। जो ग्राउंड नॉर्म है वो एक बेसिक हाइपोथेसिस है, ये किसने कहा? दोस्तों, ये कहा है कैल्सन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैल्सन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who made the following observation? Kelsen ground norm is a fiction inapplicable of being trans to legal reality. This observation was made by। दोस्तों, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किसके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हार्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज अ जनरल एंड पर्टिकुलर हैज़ बीन मेड बाय। तो दोस्तों, जो जूरिस्प्रूडेंस है इसकी जो दो पार्ट में बांटा गया है, जनरल और पर्टिकुलर में, ये किसने किया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्टिन। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इसका आंसर साल्मंड भी हो सकता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, लॉ मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम सोशल साइंस, मेटाफिजिकल, इथिकल एंड मोरल एलिमेंट। दिस कंसेप्ट वाज propounded बाय। दोस्तों, ये कंसेप्ट किसने दिया है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैल्सन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ इज़ एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दिस डेफिनेशन ऑफ लॉ इज़ गिवन बाय। दोस्तों, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैल्सन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, लीगल थ्योरी इज साइंस, जूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ लॉ, व्हाट इट इज़ एंड नॉट व्हाट लॉ ऑट टू बी। दोस्तों, ये लाइन किसने कही है? दोस्तों, ये लाइन कही गई है पाउंड द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, पाउंड। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी एंड कोहेजन। दोस्तों, ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डुकेट। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग propounded बाय। तो दोस्तों, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो डॉक्ट्रिन है ये किसके द्वारा propound किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, पाउंड द्वारा। चलिए दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउंड वॉज। पाउंड का इनमें से कौन सा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो आंसर है वो डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिया जो भी है वो सब पाउंड के द्वारा कहा गया है। चलिए दोस्तों, को एक बार देख लेते हैं।
theory of social engineering, B, balancing of social interest and the doctrine of social engineering, C, formulation of ruler postulates। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एम्फेसिस ऑन, जो फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस था वो किस पे ज़्यादा फोकस करते थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, द आइडियल एंड ऑफ लॉ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल इमर्ज फ्रॉम, जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों इसका जैसे आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी है, ए बी दोनों, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेचुरल लॉ स्कूल, इन दोनों के मर्जर से ही आपका जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो आया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, वॉट इज़ विजिबल टू अस इन ओनली द प्रोडक्ट law as it has emerged from the dark laboratory in which it was prepared and where it became real। दोस्तों ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुश्ता के द्वारा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ इज़ फाउंड, इट कैन नॉट बी मेड, दिस फॉर्मेशन हैज़ बीन मेड बाय। तो दोस्तों ये किसके द्वारा, मतलब किन लोगों की मान्यता है? तो दोस्तों हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ जो है वो इस चीज़ को मानते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, लॉ इज ड्राइव फ्रॉम सोशल फैक्ट्स एंड डिपेंड नॉट ऑन स्टेट अथॉरिटी बट ऑन सोशल कंपल्सन। तो दोस्तों ये जो लाइन कही गई है ये एहरलिख द्वारा कही गई है। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग डेफिनेशन, right has been defined as permission to exercise certain actual power and upon certain condition to obtain protection, restitution और compensation with the aid of public force। दोस्तों ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, होम्स के द्वारा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग डेफिनेशन बाय, राइट इज़ अ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। दोस्तों ये जो लाइन है राइट इज़ अ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ये किसने कहा है? तो दोस्तों एयरिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन इज़ डिफाइंड एज अ, पर्सन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एन एंटिटी विच हैज़ राइट एंड ड्यूटीज़, बेरर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इज़ अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ शेयर होल्डर टू द कंपनी अ सेल टू ऑन सेल्फ। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी शेयर होल्डर को बेची जाती है तो क्या वो माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी खुद को बेची गई है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल पर्सन आर, इनमें से कौन सा नेचुरल पर्सन है? न्यूबॉर्न चाइल्ड, चाइल्ड इन वॉम्ब और लूनेटिक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी नेचुरल पर्सन्स के डेफिनेशन में आते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है अ कॉरपोरेशन हैज़ नो विल ऑफ इट्स ओन, देयरफॉर इट कैन नॉट कमिट अ फ्रॉड, इट कैन नॉट कमिट अ टॉट, इट कैन नॉट कमिट अ क्राइम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि कॉरपोरेशन सब कुछ कर सकता है, फ्रॉड भी कमिट कर सकता है, टॉट भी कमिट कर सकता है, क्राइम भी कमिट कर सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो कंसेशन थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सालमंड के द्वारा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रियलिस्टिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो रियलिस्टिक थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एयरिंग और डुगेट के द्वारा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीगल पर्सन आर, तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ह्यूमन बींग्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको लीगल पर्सन कहा जाता है। चलिए दोस्तों कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। दोस्तों ये सभी के सभी जो हैं लीगल पर्सन्स की डेफिनेशन में आएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय, ब्रैकेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कैल्सन और एहरिंग, इन दोनों के द्वारा ब्रैकेट थ्योरी दी गई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आर क्लासिफाइड, राइट को किस पार्ट में, मतलब किन चीज़ में क्लासीफाई किया गया है? राइट इन रिपेरोप्रिया एंड राइट इन री एलेना, प्रोप्राइटरी राइट एंड पर्सनल राइट्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा चारों के चारों जो हैं वो राइट को क्लासिफिकेशन की गई है। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोरिलेटिव्स आर, तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन से कोरिलेटिव्स है? राइट्स एंड ड्यूटीज़, प्रिविलेज एंड नो राइट्स। दोस्तों ये दोनों की दोनों कोरिलेटिव्स हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट्स आर, दोस्तों इनमें से कौन से अपोजिट्स हैं? तो दोस्तों इम्यूनिटी एंड लाइबिलिटी ये अपोजिट्स है, बाकी जितने भी हैं सब कोरिलेटिव्स हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑन ड्यूटीज़ एंड नो राइट,
द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस व्यू इज़। तो दोस्तों इस व्यू का जो मेन सपोर्टर है वो कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डुकेट। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लीगल ड्यूटी मे बी टूवर्ड, जो लीगल ड्यूटी होती है वो किसके प्रति होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन बीइंग। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूटीज़ मे बी पर्टिकुलर, यूनिवर्सल, जनरल। तो दोस्तों जो ड्यूटीज़ हैं वो सभी तरह की होती हैं, पर्टिकुलर भी होती है, जनरल भी होती है, यूनिवर्सल भी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम इज़ इनटू फैमिली, लीगल, कन्वेंशनल। दोस्तों जैसे आप देख रहे होगे सारे जो हैं आपके ये आपके कस्टम्स के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल कस्टम इज़ लोकल, फैमिली, क्लास। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी जो हैं कस्टम्स के क्लासिफिकेशन है। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्टम्स आर, कस्टम क्या है? ट्राइबल हैं, लोकल हैं, फैमिली हैं। तो दोस्तों कस्टम जो है वो ट्राइबल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, फैमिली भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछा रहा है कस्टम इज़ नॉट लॉ बट सोर्स ऑफ लॉ, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो दोस्तों जो स्टेटमेंट कही है ये ऑस्टिन ने कही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, ऑस्टिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट आर कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ लॉ अंडर। तो प्रेसिडेंट को कहाँ पर सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश लॉ में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एन ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है? तो सर दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट इज़ अ परसुएसिव वैल्यू इन एनी सब्सिक्वेंट डिसीजन इन द सेम कोर्ट और इन अनदर कोर्ट। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डेलीगेशन द एसेंशियल पॉलिसी इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय। तो दोस्तों डेलीगेशन में जो मेन पॉलिसी होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेजिस्लेटिव द्वारा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन इज़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट्स रिजिडिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज़ ऑफ द फॉलोइंग काइंड, मतलब किस किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? तो दोस्तों आप डिजरेटिव भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्सचुअल भी कर सकते हैं और ग्रामेटिकल भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन फॉल इन। तो ये किसके अंदर फॉल करती है? डेलीगेटेड के अंदर, सबऑर्डिनेट के अंदर, या ऑटोनोमस, या फिर सुप्रीम? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, डेलीगेटेड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट में बी ग्रामेटिकल, लिटरल और लॉजिकल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी एंड कोहेंशन, द फॉर्मेशन वाज मेड बाय। तो दोस्तों किसने कहा है ये चीज़ें? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा एनरिक। चलिए दोस्तों अपने आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज़ अ एक्सरसाइज इन लॉजिक एंड नॉट लाइफ, दिस ऑब्जर्वेशन मेड बाय। तो दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन किसकी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, आर्नोल्ड लास्की। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 50 MCQ डिस्कस किए। दोस्तों अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और म्यूट करके इस वीडियो को दोबारा देखिए फॉरवर्ड कर करके, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप वहां से ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट एंड क्विक रिवीजन चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।